अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। मेरे मुर्गे भी सुबह सुबह आपको सलाम कर रहे हैं। तो चलिए जनाब, आज का धमाकेदार व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। तो सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि आज के दिन जो है वो एक बड़ी ही अहम समाअत होनी है, और वो समाअत आपको पता है 4 साल से लटकी हुई थी, जिसके लिए जस्टिस काजी फायज ईसा ने बहुत सारी तकालीफ बर्दाश्त की, बहुत सारे मसले बर्दाश्त किए, जिनकी वजह से लॉबिंग हुई उनके खिलाफ। और वो था फैजाबाद का धरना, जो कि अच्छे तरीके से आपको पता है कि उसमें क्या मामला थे, किस तरह से फैज हमीद उसमें शामिल थे। अब जनाब जी, आज का दिन जो है वो इंतहाई अहम इसलिए है क्योंकि आज के दिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा फैजाबाद धरना केस की, और नजर सानी अपील पर समाअत करेगा। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि फैज साहब को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। कोशिशें ये की जा रही हैं कि किसी सूरत जो है वो इनको सजा ना हो। एक तरफ जो है वो नवाज शरीफ, आपको अच्छे तरीके से पता है कि वो आने से पहले अपना बयानिया दे चुके हैं। वैसे तो 21 अक्टूबर को अपना फाइनल बयानिया जो है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो अब तक की उनकी तकारीर हैं उसमें वो साफ तौर पे कहते हैं कि जनरल बाजवा और फैज का जो एहतसाब है वो होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन का भी वो नाम लेते हैं, साकिब निसार का भी नाम लेते हैं। अब ऐसे में ये जो 3 रुकनी बेंच जो है समाअत करेगा, तो अब फैज साहब को बचाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। कि पहले जो आईबी है उन्होंने अपनी दरखास्त वापस ली, उसके बाद पैमरा ने नजर सानी अपील जो है वो वापस लेने की दरखास्त जो है वो दे दी है। और दरखास्त के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसको वापस लेने का कोई भी जो है फायदा नहीं होगा। फायदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा का जो असल मकसद है वो ये है कि फैजाबाद धरने से मुतल्लिक जो है वो अपने फैसले पे अमल दरामद होने की जो रिपोर्ट है वो तलब करना। कल का दिन यानी आज का दिन जो है बेसिकली उसमें वो ये पूछेंगे कि जो रिपोर्ट है वो जमा करवाई जाए और बताया जाए कि अब तक इस हवाले से क्या कुछ किया जा चुका है, क्या क्या इकदाम हो चुके हैं। तो अब देखना यह है कि ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। और साथ ही आपको बता दूं कि अदालती पंडितों के मुताबिक ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो मज़ाहिर नकवी हैं वो जुडिशल काउंसिल के हाथों जो हैं वो डैश होने वाले हैं। और मीडिया ट्रायल से बचने के लिए और अपनी पेंशन और दीगर सहूलतों की खातिर वो अब इस्तीफा दे देंगे, ऐसा एक ख्याल किया जा रहा है, एक कयास किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि वो ऐसा इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुआ है उसको वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और फिर उसके उनके जो करीबी हल्के हैं, जो उनके दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने भी उनको ये मशवरा दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी पेंशन से हाथ ना धो बैठे तो आप जो है वो यही करें कि आप जो है वो रिटायर हो जाएं। तो अब देखना यह है जनाब कि ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। लेकिन मैंने ये दोनों खबरें आपको बताई हैं, और दोनों खबरों के बारे में आपने कॉमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि इब्तदाई हल्का बंदियां जो हुई हैं उनके मुताबिक कौमी असम्बली की के हल्कों की जो तादाद है वो है 266 यानी 266। पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की जो तादाद है वो है 297 यानी कि 297। और सिंध असम्बली में 130, खैबर पख्तूनख्वा में 115, बलोचिस्तान असम्बली की जनरल नशिस्तें जो हैं वो हैं 51। पंजाब में कौमी असम्बली की हैं जी 141 यानी 141, और सिंध में हैं जी 51 यानी कि 51। और केपी के अंदर हैं जी 45 यानी कि 45, बलूचिस्तान में 16, और इस्लामाबाद में हैं जी 3 नशिस्तें। और कहा यह जा रहा है कि हमेशा की तरह वफाक की किस्मत का फैसला जो है वो अब फाइनली पंजाब ही करेगा। इस बारे में भी आप क्या सोचते हैं ये भी आपने मुझे बताना है। अब चलते हैं जी इससे अगली खबर ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी टीम है वो भारत पहुंच चुकी है। और भारत जो है वो ओछे हथकंडों पे ना उतरे ये पॉसिबल नहीं है। और ओछे हथकंडों पे उतरने के लिए जनाब उन्होंने क्या है कि वहां पर एयरपोर्ट पे बड़ी तादाद इंडियन फैंस की मौजूद थी। आपको पता है अवाम दोनों साइड पे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो अब वहां पर जो फैंस थे पाकिस्तानी, वो कुछ लोग अपने हाथ में जो है पाकिस्तानी परचम भी लेकर आए हुए थे। और पाकिस्तानी परचम जो है वो लहराने का जुर्म वहां के पुलिस ने जो है वो अनाउंस करना शुरू कर दिया कि अगर कोई पाकिस्तानी परचम लेकर आएगा या पाकिस्तान के हक में किसी भी किस्म का कोई नारा लगाएगा तो उसको जो है उसी वक्त अरेस्ट कर लिया जाएगा। और इसी वजह से ये हुआ कि जब टीम वहां पर पहुंची तो लोग बस हैंड वेव करते रहे, ना तो कोई नारा लगा सका, ना कोई फैन जो है वहां पे ऊंचा बोल सका, ना कोई वहां पे झंडा लहरा सका। अलबत्ता ये था कि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो काफी अच्छा था। 20 से ज्यादा जो है वो सिक्योरिटी की गाड़ियां मौजूद थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत पता नहीं क्यों इस तरह करता है, हर चीज को जीने मरने का मसला बना लेता है। बहरहाल ये भारत की मर्जी है, मेरा काम था जी आपको खबर देना। अब चलते हैं जी इससे अगली खबर की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि न्याजी साहब जो हैं वो मुझे गाना याद आ गया। वो गाना था नेक्स्ट स्टॉप अडयाला,
तो नेक्स्ट स्टॉप जो है वो अडयाला आ चुका है। अटक जेल से अडयाला तक का रास्ता जो है वो न्याजी साहब तय कर चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि खबर मानिका और वो दोनों शायद जल्द ही अडयाला में एक दूसरे के साथ होंगे और उनको कंपनी देने के लिए वहां पे बुशरा बीबी भी साथ में मौजूद होंगी। और मजेदार बात, आप एक और खबर ये सुनिए कि जो बुशरा बीबी हैं, मैं उनके बारे में आपको पहले भी खबर दे चुकी हूँ कि वो भी जल्द गिरफ्तार होने वाली हैं। और उससे भी बड़ी खबर ये है कि उनके जो बच्चे हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी जारी हुए हैं, जो अभी तक खबर मैंने सुनी है। और उनके जो तीन तीन बच्चे हैं उनके, यानी वैसे तो पांच है, पांच ही है मेरे ख्याल से, जो तीन है ना उनके नाम सामने आ रहे हैं। एक उनकी बेटी है मेहरुन्निसा मानिका, दूसरे हैं जी मूसा मानिका और तीसरे हैं जी इब्राहिम मानिका। और तीनों जो हैं वो हो सकता है कि जेल के अंदर ये सब इकट्ठे ही हों। वहां पे जो है वो साथ में होंगी बुशरा बीबी, साथ में होंगे मानिका साहब, साथ में होंगे मानिका साहब से उनके तीन बच्चे, और साथ में होंगे जनाब जी मुर्शिद आजम के जो बड़े मुर्शिद हैं यानी कि न्याजी साहब। और साथ में आपको बता दूं कि मोना सलाही जो है उनको भी इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाने का जो है वो इरादा हो चुका है। और इसके अलावा दो सहाफी जो है इमरान रियाज खान के बाद जो है वो रडार पे आ चुके हैं। वैसे तीन है, तीन में एक वो असद तूर का भी नाम शामिल है। हो सकता है आने वाले दिनों में आप देखें कि उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है, क्योंकि आजकल वो फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो है वो काफी ज्यादा चला रहे हैं। इसके अलावा जो दो हैं, जिनमें एक है जी साबिर शाकिर और दूसरे हैं जी मोईद पीरजादा, इनकी गिरफ्तारी का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। अब देखना यह है कि मोईद पीरजादा को किस तरह से गिरफ्तार करके लाया जाता है, और जो साबिर शाकिर हैं, क्योंकि ये लोग भी मफरूर हैं। तो अनकरीब आप जेल के अंदर से जो है ना ग्रुप फोटो देखेंगे सबका, और आपको सबके सब इकट्ठे जो हैं वो नजर आएंगे। और वहां पे जो मुर्शिद साहिबा हैं वो सबको इकट्ठे ही जो है ना वो विर्द करवाएंगी। तो अब मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ उस मुलाजिम का बयान, क्योंकि न्याजी साहब जिस जेल में हैं, बताया जा रहा है कि उसी में जरदारी साहब भी ठहरे हुए थे जब वो जेल में थे, और उसी में नवाज शरीफ भी थे जब वो ठहरे हुए थे। और ये वही जेल है, कुदरत का कानून देखिए, जिसके बारे में न्याजी साहब कहा करते थे कि मैं इसका एसी भी उतार लूंगा, जिसके बारे में मुझे एक वीडियो भी उनका याद आता है। मैं चाहती हूँ कि उन्हीं के अल्फाज में आपको सुनाऊं, जो वो कहते थे कि अगर जेल में सहूलियात मिलनी है तो फिर उस जेल का फायदा क्या क्या कहते थे, जरा सुनिए। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए, और तुम्हें यहां आम जेल के अंदर डालेंगे, वीआईपी जेल नहीं होगा। गरीब आदमी लाखों की चोरी करे तो वो तो बेचारा जिन हालात में जेलों में रहता है, और जो अरबों पैसा चोरी करके बाहर ले जाए, बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहें, और वो जाके वीआईपी जेल में ठहरे। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। तो न्याजी साहब जो हैं वो जिस तरह की बातें उस जेल के बारे में किया करते थे, उसी जेल में इत्तेफाक से अब वो खुद हैं, और उसी जेल के अंदर उनको बी क्लास सहूलियात जो हैं वो दी गई हैं। सेपरेट उनको टीवी और कमरा, और कमरे के अंदर फर्नीचर, और साथ में उनको अटैच वॉशरूम भी दिया गया है। लेकिन उनकी एक नई फरमाइश आई है, और फरमाइश ये है कि जी मुझे यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए जितना भी इक्विपमेंट होता है वो सारा प्रोवाइड किया जाए, मैं यहाँ पे एक्सरसाइज किया करूंगा कमरे के अंदर। और जब नवाज शरीफ इस जेल के अंदर थे तो उनके साथ एक मुलाजिम था, यानी कि ये एक रूल होता है कि अगर आपका कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर है और अगर वो जेल में जाता है तो उसको 24 घंटे के लिए एक मुलाजिम प्रोवाइड किया जाता है, जो कि न्याजी साहब को भी प्रोवाइड किया गया है। अब वो तो हम देखेंगे कि वो जो मुलाजिम है वो क्या बयान देता है न्याजी साहब के बारे में, लेकिन नवाज शरीफ के बारे में वो मुलाजिम जो उनके साथ रहा है 24 घंटे क्या कह रहा था, उसने क्या बताया कि उसका एक्सपीरियंस नवाज शरीफ के साथ कैसा रहा। हैव अ लुक। कि अल्लाह ने इंसान बनाया, मुझे भी अल्लाह ने इंसान बनाया, लेकिन मैं अल्लाह की अदालत क्या जवाब दूंगा कि मैं एक गरीब को ज़मीन पे खाने के लिए बैठाया और ख़ुद टेबल के ऊपर बैठ के मैंने खाना खा लिया। कह रहा बेटा मेरे साथ बैठ के आ जाओ खाना खा लो। आपको कभी नवाज शरीफ ने डांटा हो? नहीं सर, नहीं डांटा, कभी भी नहीं डांटा उसने। कोई ऐसी बात जो आपको नवाज शरीफ की बुरी लगी हो? कोई भी नहीं बुरी लगी, बहुत अच्छा इंसान था, और 5 टाइम नमाज़ पढ़ता था और कुरान की तिलावत करता था। जहाँ नमाज के ऊपर बैठता था कि अल्लाह मेरे बेगुनाही तुम साबित करो, या अल्लाह तुम मेरे बेगुनाह साबित करो। मैंने कहा सर अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह आपकी मदद करेगा। आप वो जेल में जितनी देर आप उनके मुशक्ति रहे हैं, एक दिन में आप कितनी देर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ गुजारते थे? सुबह से शाम तक मैं रहता था, उसके ऊपर मेरी ड्यूटी लगी थी कि खाना भी देना है। अच्छा, जहाँ पर मैं इतनी सारी खबरें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वहाँ पर अच्छे तरीके से आपको पता है कि मरियम नवाज जो है माशाल्लाह, अगर उनकी एस्थेटिक सेंस देखी जाए या उनकी अगर ड्रेसिंग सेंस देखी जाए तो वो काफ़ी बाकमाल है। और उसके बारे में माजी के अंदर
जो इमरान खान है वो बड़ी गलीज किस्म की ज़बान भी इस्तेमाल कर चुके हैं। जलसे में उन्होंने उनको नानी भी कहा था, ये भी कहा था कि तुम मेरा नाम मत लिया करो, तुम्हारा शौहर क्या सोचेगा, इस तरह की गलीज बातें भी कर चुके हैं। लेकिन मरियम नवाज़ जो हैं उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनके एस्थेटिक सेंस से लोग जो हैं वो काफ़ी मुतासर होते हैं, और यहाँ तक मुतासर होते हैं कि एक खातून का वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है इस वक्त। ये खातून कौन है और लोग इनको मरियम नवाज़ क्यों समझ रहे थे, उसके बारे में आपको बताती हूँ। ये खातून बेसिकली इमाराती यानी इमारात की वज़ीर बराए इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, और इनका जो नाम है वो है जी रीम अल हाशमी। और ये मरियम नवाज से कहा जाता है कि इतनी ज़्यादा मुतासिर हैं कि इन्होंने अपना पूरा का पूरा पहनावा, पूरा का पूरा स्टाइल जो है वो वैसा कर लिया है कि देखने वाले लोग जो हैं वो एक लम्हे के लिए ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये कोई और खातून है या वाकई ये मरियम नवाज है। तो क्योंकि ये वीडियो वायरल हो रहा था तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि मरियम नवाज नहीं है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी इससे अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि अब्सार आलम जो हैं वो बहुत खुल के बात करते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पे किसी एस्टैब्लिशमेंट के बंदे की बात करना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन अब्सार आलम जब भी फैज हमीद और बाजवा साहब का नाम आता है तो उनको कोई भिड़ काट जाती है। मतलब उनको इतना गुस्सा है कि इन्होंने हमारी नेशन को बड़ा बड़ा खराब किया है उनके मुताबिक, और उनको लगता है कि उन्होंने जो भी इकदाम किए उस वक्त और किस तरह से वो लोगों को ब्लैकमेल करते थे। इससे पहले अब्सार आलम जो है वो अपना कॉलम भी लिख चुके हैं फैज हमीद के ऊपर, तो उन्होंने फैज हमीद के बारे में कुछ इंकशाफात किए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही सुन लीजिए। और यहाँ तक नौबत पहुंची थी कि ये जो सर्विंग ऑफिसर्स थे फैज के अंडर, वो पैमरा के एम्प्लॉयज को धमकियां देते थे कि हम तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे अगर तुम लोगों ने जाके केबल ऑपरेटर जिसके आपने ऑडियो टेप टीवी चैनल बहाल करवाए। जी बिल्कुल। और केबल ऑपरेटर्स को धमकियां देते थे, उनके दफ्तर में जाके बैठ जाते थे कि अभी हमारे सामने ये बदलो और इसको बदलो। और हमने साफ कह दिया था कि जिस केबल ऑपरेटर ने कानून पे अमल ना किया हम उसका लाइसेंस कानून के मुताबिक बंद कर देंगे या खत्म कर देंगे। और फिर पूछते हैं इस वजह से देखिए, मैं आपको एक टाइमलाइन बता दूं, आपको भी समझ आएगी और आपके देखने वालों को भी। जब तक मैं रहा हूं तब तक डॉन और जियो की ये पोजीशन तब्दील नहीं कर सके। जैसे ही मुझे निकाला इन्होंने 15-20 दिनों के अंदर अंदर डॉन और जियो को बंद कर दिया तमाम सिविलियन इलाकों में, अगर आपको याद हो, नहीं नजर आते थे। उसके बाद इन्होंने उनका बाजू मरोड़ के उनसे मुआहदा करवाया जियो से और डॉन से कि आप अपनी पॉलिसी बदलें और जैसे हम कहते हैं डॉटेड लाइन पे चलें, और वो चले। और ये फैक्ट है, ये तारीख आप उठा के देख लें। अच्छा, ये जो मैं आपको बताऊं कि ये जो मोहित पीरजादा, इमरान रियाज खान और इस तरह के जो लोग हैं ना, ये बस क्या कहें, मसखरे होते हैं। ये आप लोगों की नज़र में बहुत ही मैं एक हदीस पढ़ रही थी, उसमें मैंने सुना था कि जब क़यामत आने वाली होगी तो आखिरी दौर में जो बोलने वाला शख्स होगा, जो आपको शदीद तरीन सच्चा लगेगा, वो ही असल में झूठा होगा, और जो आपको झूठा लगेगा हो सकता है कि वो बेचारा सच्चा हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मोहित पीरजादा है ना, ये अमेरिका के अंदर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने जनाब क्या किया कि इन्होंने 3 दिन पहले एक बोंगी मारी, एक ट्वीट मारा, और ट्वीट के अंदर इन्होंने लिखा कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो अमेरिका जा रहे हैं। और ऐसा कोई भी प्लान नहीं था, ऐसा कोई दौरा शेड्यूल नहीं था। आसिम मुनीर के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब से उन्होंने ओथ लिया है और जब से वो आर्मी चीफ बने हैं, वो तब से एक मरतबा भी अमेरिका नहीं गए, और वो हमारी पाकिस्तानी तारीख के पहले आर्मी चीफ हैं जो अमेरिका नहीं गए अब तक, और पहले इस्लामी ममालिक में वो गए और उसके बाद वो शायद कभी अमेरिका जाएंगे। लेकिन इस शख्स ने अमेरिका के बारे में, उनके बारे में जो है वो प्रोपेगेंडा किया, और फिर ठीक 3 दिन के बाद इस बंदे ने बकवास की और एक नया ट्वीट किया, और उसमें इसने कह दिया कि जी वो जो दौरा था वो मुलतवी हो गया, जबकि हकीकत दोनों ही बातों में नहीं थी। और इसी तरह इमरान रियाज खान के बारे में भी आपको पता है, नो डाउट हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं, नो डाउट कि वो जो है उनका वेट काफ़ी गिर गया है, मगर उन्होंने बड़ा गलीज तरीन प्रोपेगेंडा किया है। मैं इमरान रियाज खान के कुछ क्लिप्स आपको दिखाना चाहती हूँ जिसमें आपको खुद सबूत नजर आ जाएगा कि जब मरियम नवाज ने बलूचिस्तान के लोगों की बात की थी, मिसिंग पर्सनस की बात की थी, तो इन्होंने किस तरह से बदतरीन प्रोपेगेंडा किया था मरियम नवाज के बारे में, और नवाज शरीफ के बारे में कितनी गलत बातें की थी, और आज वही नवाज शरीफ ने उनको छुड़वाया है। और वही इकरारुल हसन जो उनको गालियां दिया करते थे, आज वो उनके घर जाके उनकी तस्वीरें, उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं।
रहे हैं। और जब वो जेल में थे तो तब ये सारे लोग जो तस्वीरें खिंचवाने के लिए गए थे, ये कोई भी वहां पे मौजूद नहीं था, किसी ने उनके लिए आवाज नहीं उठाई थी। और यहाँ तक कि आपको मैंने सबूत के तौर पे वो तमाम ट्वीट्स भी दिखाए थे जो इससे पहले जो है वो तकरीबन 120 ट्वीट्स थे जो सारे के सारे झूठे और फेक थे, जो कि हमारी स्टैब्लिशमेंट से लेकर हमारे इदारों की सालमियत के खिलाफ थे, जिन खबरों की झूठी बुनियाद बनाकर जो है इमरान रियाज खान लोगों को अपने वीलॉग्स में लोगों को भड़काया करते थे, बेवकूफ बनाया करते थे और मिलियन मिलियन व्यूज लिया करते थे। तो इस तरह के जो लोग हैं वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करते रहते हैं बहरहाल। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हाफिज साहब का डंडा जो है वो हर तरफ फिर रहा है और लोगों को काफी आराम आ रहा है। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में, और आपको क्या लगता है कि क्या नवाज शरीफ का ये बयानिया कि जनरल बाजवा और फैज को सजा होनी चाहिए और जस्टिस काजी फाइज ईसा का धरना केस सुनना, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? और ये भी बताइए कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ आ रहे हैं तो क्या वो अपने बयानिया से पीछे हटेंगे, नहीं हटेंगे, या कि आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उनको पीछे हटने पे मजबूर करेगी? और इसके अलावा जो बाकी खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं जिसमें बुशरा बीबी से लेकर उनके बच्चों तक और तमाम अफराद जो हैं और तमाम ये सहाफ़ी हज़रात जो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं जेल में जाने वाले हैं, और जितनी भी खबरें आपके साथ शेयर की हैं सबके बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।